गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समास व इसके भेद। सबसे पहले समास की परिभाषा लेते हैं। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ एक नया और सार्थक शब्द समास कहलाता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण करना अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को लेकर उसे छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में लिखना। समास में दो पद होते हैं। पहला पद जिसे पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरा पद जिसे उत्तर पद कहते हैं। उदाहरण रसोई घर। इसमें रसोई शब्द पूर्व पद है और घर शब्द उत्तर शब्द है, अर्थात पीछे का शब्द। इन्हें जोड़ने से रसोई घर एक नया व सार्थक शब्द बनता है और इसके साथ ही साथ ये रसोई और घर दो शब्दों का संक्षिप्तीकरण भी होता है, तो इसे हम कहते हैं समास। अब हम समास के भेद लेते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम आते हैं अव्ययी भाव समास की ओर। अव्ययी भाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो लिंग, वचन तथा काल के अनुसार बदलते नहीं हैं। उदाहरण आजीवन। आजीवन अर्थात जीवन भर। इसमें आ शब्द अव्यय है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। दूसरा उदाहरण यथा विधि अर्थात विधि के अनुसार। इसमें यथा अव्यय है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। इसी तरह तीसरा उदाहरण है प्रतिवर्ष अर्थात हर वर्ष। इसमें प्रति अव्यय है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। अव्यय शब्दों से बना समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब हम आते हैं समास के दूसरे भेद तत्पुरुष समास की ओर। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद अर्थात पहला पद गौड़ हो अर्थात महत्वपूर्ण ना हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। दूसरा पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तीसरा राजमहल, राजा का महल। इन सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है अर्थात पीछे वाला पद मुख्य है तथा पहला पद गौड़ है। तत्पुरुष समास के भी दो भेद होते हैं। पहला कर्मधारय समास और दूसरा द्विगु समास। कर्मधारय समास इस समास का भी उत्तर पद ही प्रधान होता है और इसके साथ ही पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। विशेषण अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण शब्द कहलाता है तथा विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा जैसा मुख। इसमें चंद्र विशेषण शब्द है तथा मुख विशेष्य है। दूसरा शब्द है लालमणि अर्थात लाल है जो मणि। इस सामासिक शब्द में लाल विशेषण शब्द है तथा मणि विशेष्य शब्द है। इसी तरह तीसरा उदाहरण है नीलकमल, नीला है जो कमल। इसमें नीला शब्द विशेषण है तथा कमल विशेष्य शब्द है। तो अब हम चलते हैं द्विगु समास की ओर। जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है, अर्थात पूर्व पद में कोई संख्यावाचक शब्द होना चाहिए। इसके उदाहरण देखते हैं। पहला त्रिलोक अर्थात 3 लोकों का समाहार। इसमें त्रि अर्थात 3 होता है, इसलिए यह द्विगु समास कहलाएगा। दूसरा नवग्रह
अर्थात 9 ग्रहों का समूह। इसमें नव अर्थात 9 होता है, इसलिए यह द्विगु समास का उदाहरण है। तीसरा चौमासा अर्थात 4 मासों का समूह। इसमें चौ अर्थात 4 होता है, इसलिए यह द्विगु समास कहलाएगा। अब हम चलते हैं समास के 5वें भेद द्वंद्व समास की ओर। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और यदि उनका विग्रह किया जाए तो और या लगता है तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास के उदाहरण हैं राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीता राम, सीता और राम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अन्य जल, अन्न और जल। इन सभी सामासिक शब्दों में दोनों ही शब्द प्रधान हैं, बराबर हैं। कोई भी शब्द बड़ा या छोटा नहीं है, इसलिए यह सभी सामासिक शब्द द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं समास के अंतिम भेद अर्थात बहुव्रीहि समास की ओर। बहुव्रीहि समास जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं अर्थात मुख्य नहीं होते हैं और उनके अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आइए देखते हैं बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है दशानन। यदि हम इसका विग्रह करें तो होगा जिसके 10 मुख हों। दूसरा शब्द है नीलकंठ। इसका विग्रह किया जाए तो होगा नीला है कंठ जिसका, परंतु इसका सांकेतिक अर्थ है शिवजी, क्योंकि हम शिवजी को नीलकंठ के नाम से बुलाते हैं। इसी तरह तीसरा उदाहरण है लंबोदर। यदि इसका विग्रह करें तो होगा लंबा है उदर, उदर अर्थात पेट जिसका, परंतु इसका सांकेतिक अर्थ है गणेश जी, उन्हें इस नाम से हम बुलाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समास की परिभाषा व उसके भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित नोट्स आपको नीचे दिए जा रहे हैं, उन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।